सुबह हुई और मैं उठकर नीचे आया। मेरा जिस्म अभी भी रिकवर होना शुरू ही हुआ था, पर बदले की आग ने उस दर्द को दबाना शुरू कर दिया था। रात को तुम दोनों झगड़ रहे थे, माँ ने पूछा तो नीतू का सर झुक गया। शुक्र था कि किसी ने पूरी बात नहीं सुनी थी। वो मुझे कोई बहाना सूझ नहीं रहा था। इधर ताऊ जी ने मुझे अच्छे झड़ दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए, बहू माँ बनने वाली है और तू है कि उससे लड़ता फिर रहा है। सारा वक्त तेरी तीमारदारी करती रहती है और तू है कि। ताऊ जी, मैं तो बस इतना कह रहा था कि वो चैन से सो जाए, पर वो मान ही नहीं रही थी। मैंने झूठ बोला। कैसे सो जाए वो? ताई जी बोली तो मैंने माफी मांगकर बात वही खत्म कर दी। नाश्ते के बाद मुझे घर से निकलना था, सो मैंने डॉक्टर के जाने का बहाना किया। पिताजी, मैं एक बार फिजियोथेरेपी करवाना चाहता हूँ, उससे शायद जल्दी आराम मिले। ये सुनकर नीतू चौंक गई पर खामोश रही। पिताजी ने गोपाल भैया से कहा कि वो मुझे डॉक्टर के ले जाए। मैं और भैया बाइक से निकले और मैं उनसे रास्ते भर बातें करता रहा और बातों बातों में मैंने अश्विनी के घर का पता उनसे निकलवा लिया। कुछ देर बाद हम ट्रीटमेंट के बाद वापस आ गए। दिन मुझे पता था कि गोपाल भैया को आज व्यापारियों से मिलने जाना है, तो मैं उनके जाने का इंतजार करने लगा। पिताजी और ताऊ जी तो पहले ही कुछ काम से जा चुका था। जैसे ही भैया निकले मैं उनके पीछे पीछे ही फिर से फिजियोथेरेपी करवाने के बहाने से निकला। इस बार मैं सीधा अश्विनी के घर के पास वाले पनवाड़ी के पास रुका और उससे एक सिगरेट ली। वहीं खड़े खड़े मैं आराम से पीता रहा और अश्विनी के घर पर नजर रखता रहा। अगले कुछ दिन तक ऐसे ही चला और वहां खड़े खड़े सबकी बातें सुनते सुनते मुझे अश्विनी के घर आने जाने वालों और उसके नौकरों के नाम भी पता चल गए। अब वक्त था उस घर में घुसने का, ताकि मैं ये अंदाजा लगा पाऊं कि घर में अश्विनी का कमरा कौन सा है। पर उसके लिए मुझे एक लिबाज की जरूरत थी, मेकअप की जरूरत थी। हमारे गांव में एक नट था जो हर साल ड्रामे में हिस्सा लेता था। प्रकाश की उससे अच्छी दोस्ती थी क्योंकि वो उसे मस्त वाला माल दिलवाया करता था। 1-2 बार प्रकाश ने मुझे उससे मिलवाया भी था। एक वही था जो मुझे मेकअप का सामान दे सकता था, पर उससे मांगना मतलब मुसीबत मोल लेना था। इसलिए मेरे पास सिवाय चोरी के कोई रास्ता नहीं रह गया था। मैं उससे मिलने निकला और कुछ देर उसी के पास बैठा तो बातों बातों में पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास उस वक्त 4000 थे जो मैंने उसे दे दिए। इस मदद से वो बहुत खुश हुआ। फिर मैंने उससे चाय मांगी तो वो चाय बनाने लग गया। वो चूंकि अभी तक कुंवारा था, सो उसके घर में बस एक बूढ़ी माँ थी जो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। इधर वो चाय बनाने में व्यस्त हुआ और इधर मैंने बातों बातों में ही उसके पास से एक दाढ़ी और मूछ चुरा ली। चाय पीकर मैं घर लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। मेरी एक पुरानी टी शर्ट जो घर में गंदे कपड़े की तरह इस्तेमाल होती थी, मैंने वो उठा ली। एक पुरानी पैंट जो कि भाभी धोने वाली थी, वो भी मैंने उठा ली। अगले दिन मैंने नीचे वो फटी हुई पुरानी टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर अपनी एक कमीज पहन ली। नीचे वही गंदी पैंट पहन ली। कंधे पर मैंने अंगोछा रखा और घर से निकलने लगा। सागर, ये कौन सी पैंट पहन रखी है? भाभी ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि भाभी आप इसे धोना भूल गए और इस कमीज के साथ यही मैच होती है। इतना बोल मैं घर से निकल गया। अश्विनी के घर से कुछ दूर पहुंचकर मैंने अपनी कमीज निकाल दी। अपने साथ लाए लिफाफे से मैंने वो नकली दाढ़ी मूछ भी लगा ली। अब किसी के लिए भी मुझे पहचान पाना नामुमकिन था। मेरे कैलकुलेशन और जानकारी के हिसाब से आज अश्विनी अपने घर पर मौजूद नहीं थी और हुआ भी यही। मैं जब उसके घर पहुंचा तो बाहर उसकी काली मर्सिडीज नहीं थी। इसका मतलब घर पर सिर्फ कांता, उसकी नौकरानी ही होगी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो कांता ने दरवाजा खोला और मेरी गरीब हालत देखकर चिढ़ते हुए बोली, क्या है? मैंने अपनी आवाज बदली और कहा, जी। वो मेम साहब ने बुलाया था, कुछ मदद देने के लिए। वो मेरे हाथ का प्लास्टर देख समझ गई कि मैं पैसे मांगने आया हूँ। घर पर कोई नहीं है, बाद में आना, वो मुंह सिकोड़ कर बोली। रहम करो, हम पे बहुत दूर से आए हैं और बड़ी आस लेकर आए हैं। उस दिन मेम साहब कही रही कि आज वो घर पर होंगी। मैंने अपना ड्रामा जारी रखा पर कांता टस से मज नहीं हुई, इसलिए मुझे अपनी दूसरी चाल चलनी पड़ी। देवी जी, तनिक पानी मिलेगा पीने को? मेरे मुंह से देवी जी सुनकर वो खुश हो गई और अभी लाई बोलकर अंदर गई, जिसका फायदा उठाकर मैं अंदर घुस गया और अंदर का मुआयना बड़ी बारीकी से किया। कांता को रसोई से पानी लाने में करीब 2 मिनट लगे, जो मेरे लिए काफी थे घर का नक्शा दिमाग में बिठाने को। शादी के बाद अश्विनी का कमरा उसके सास ससुर के कमरे के सामने पहली मंजिल पर था, पर उस हत्याकांड में उसके पति की मौत उसी कमरे के बाहर हुई थी। शायद उसी डर से अश्विनी अब पहली मंजिल पर भटकती नहीं थी और उसने नीचे वाला कमरा, जो कि रक्षित का स्टडी रूम था, उसे ही अपना कमरा बना लिया था। इधर कांता मुस्कुराती हुई गिलास में पानी ले आई।
मैंने लगे हाथों उसकी तारीफों के पुल बांध दिए जिससे मुझे उससे और बात करने का मौका मिल जाए। वो मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे झूठ मूठ की कहानी सुना दी। बातों ही बातों में उसने मुझे काफी जानकारी दे दी। अब मैं वहाँ और देर रुकता तो वो अपना घाघरा उठा के दिखा देती। उससे शाम को आने का वादा कर मैं वहाँ से निकल आया और कुछ दूर आकर अपने कपड़े ठीक करके घर लौट आया। मेरी रेकी का काम पूरा नहीं हुआ था। अब भी एक बहुत जरूरी मोहरा हाथ लगना रह गया था, पर किस्मत ने मुझे उससे भी मिलवा दिया। हमेशा की तरह मैं उस पनवाड़ी से सिगरेट लेकर पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था कि एक आदमी पनवाड़ी के पास आया और उससे बात करने लगा। अरे राम प्यारे भैया, कैसन बा? वो आदमी बोला। अरे हम ठीक हैं, तुम कहो बनवारी भैया, कितना दिन भाई आजकल हिया दिखा तो नहीं? पनवाड़ी बोला। अरे वो हमार साहब सेक्रेटरी वा ससर हमका काम से दिल्ली भेज दिया रहा, कल ही आए हैं और आज अश्विनी मेम साहब के फाइल पहुंचाए खतिर भेज दीस। बनवारी बोला। अरे बताओ तोहार छमिया कांता कैसी है? पनवाड़ी बोला।